नमस्कार, मनी मंत्र में आपका स्वागत है। मनी मंत्र में आज हम चर्चा करेंगे देश की ऊर्जा के बारे में। जी हां, सरकार में बहुत ऊर्जा दिखाई दे रही है। सरकार का कहना है कि हिंदुस्तान जो है वो 8 से लेकर के 10% की प्रगति अपनी जीडीपी में करेगा अगले 5 से लेकर 10 साल में। और साथ ही हमारे जो नौजवान नेता हैं उनमें भी बहुत ऊर्जा दिखाई दे रही है। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो एक बुलंद देश बने, सुपर पावर बने। लेकिन ये ऊर्जा, हमारे देश का जो ऊर्जा उद्योग है उसमें इतनी दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। लेकिन उन सबसे पहले जिसमें कि हरि धौल साहब हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं IPPAI के, जो कि देश में प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो है उसके। नरेंद्र तनेजा हैं, खुद ऊर्जा विशेषज्ञ हैं। और प्रोफेसर AG अय्यर जो कि एडिटर इन चीफ हैं इनर्शिया जर्नल के। और साथ ही नई आपकी रिपोर्ट भी इस बारे में आई है कि ऊर्जा के हमारे आने वाले दिनों में क्या जरूरतें होगी और कहां से हम उनको पूरा कर सकते हैं। ये 10 साल हिंदुस्तान के पूरे उद्योग के लिए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। और इस 10 साल की शुरुआत जो हमारे मिनिस्ट्री ने की है, ऊर्जा मंत्रालय ने, वो बड़ी खराब की है। और वो इसलिए की है कि इनकी जो रिपोर्ट आई है पिछले साल की, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि 2009-2010 में जो टारगेट था वो 14,507 मेगावाट ऊर्जा के उत्पादन का था। उसमें से दिसंबर तक सिर्फ 6,257 जो है मेगावाट वो कमीशन हो सका है। यही नहीं, सरकार का ये भी कहना है कि इस 5वें प्लान, जो 5 ईयर प्लान है, उसमें भी वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। ये प्लान जो है कुल वो 78,700 मेगावाट का है, जो कि 11वां प्लान, जो कि वास्तव में बहुत कम है देश के लिए, इसमें कमी है। और इसमें से प्लान के खत्म होने तक सरकार का ये मानना है कि 62,374 मेगावाट जो है वो कमीशन हो पाएगा। तो क्या इसकी भरपाई हमारा निजी उद्योग जो है पावर के क्षेत्र में वो कर सकता है? और इसके अलावा क्या कदम उठाए जा सकते हैं? शुरुआत जो मैंने है, थोड़ा सा ज्यादा ऊर्जा निकल गई उसमें से, लेकिन ऊर्जा उसमें लाने के लिए ये करना है कि क्या ये जो गैप है इसको पूरा नहीं किया जा सकता। क्योंकि जहां पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं, अगले 10 साल में ये टेलीविजन खरीदेंगे, सेल फोन खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, विदेश जाएंगे, और सबके लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो यह है कि सिचुएशन जो आप पढ़ रहे हैं वो सरकारी तौर पे, सरकार की टारगेट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले साल तकरीबन 7,000 मेगावाट कैप्टिव पावर और कोजेनरेशन यूनिट का सिस्टम में आया है। और पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में 25,000 मेगावाट इस साल आने की, सिंक्रोनाइज होने की बात हो रही है। और इसका इमीडिएट रिजल्ट आप पावर मार्केट्स पे देख सकते हैं। जो बिजली 10 रुपए 12 रुपए में चल रही थी, आज पिछले 4-6 महीनों से बिजली का रेट 2 रुपए 3 रुपए 1 रुपए के आसपास चल रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि इसकी डिमांड जो पावर की है वो गई कहां? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे आपने कहा कि लोग विदेश जाना चाहेंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करना चाहेंगे। आजकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की परिस्थिति, फाइनेंशियल हालत इतनी खराब है कि वो चाहते हैं कि ब्लैकआउट कर लें। उनको मतलब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो पावर सप्लाई दें। तो जब तक वो हल्ला गुल्ला मचने के बाद जब वो ऑब्लिगेशन पे आएंगे, तब जाके ये बिजली की खरीद होगी, तब जाके ये रेट बढ़ेंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको बिजली 2 रुपए 3 रुपए में देनी है तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप डीजल पे तो चला नहीं सकते, तो आप तो या तो कोयले पे चलाएंगे, जो कोयले का, या तो आप गैस पे चलाएंगे। अगर आप कोयले पे चलाएंगे तो इंडिजिनस कोल का जो क्वैगमायर है वो तो आपको पता ही है, कोल मिलता नहीं है, मिलता है तो रेलगाड़ी की वैगन्स नहीं मिलती हैं, एक्सेट्रा, है ना, रूरल एरिया में, क्योंकि वहां पर उन्हें पावर नहीं मिलता है। इस सब का असर अब इकोनॉमी के ऊपर क्या होगा? क्या हम ये जो बात कर रहे हैं कि 6.7 से बढ़ के 7.5 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 से बढ़ के 9 हो जाएगी, क्या आपको लगता है इस तरह की जो नॉन कैपेसिटी जो है उसका असर उसके ऊपर पड़ेगा? और क्या तभी सरकार जागेगी? देखिए, मुझे जिस हिसाब से लग रहा है, पावर इज सेंट्रल टू द इकोनॉमी। बिना, अगर जब तक आप ऊर्जा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे तो ये जो आप सब बातें हो रही हैं, जैसा आपने भी जिक्र किया
कि देश को महाशक्ति बना देंगे वगैरह, सब धरा का धरा रह जाएगा। अब गांव के अंदर आज आप देखिए, छोटे छोटे कस्बों में जाके देखिए, आप दिल्ली के बाहर गुड़गांव में जाकर के देखिए, सारी जनरेटर इकोनॉमी बन चुकी है, सब डीजल पे चल रहा है। जैसे अभी आपने जिक्र किया टेलीकॉम का, आप इरिगेशन आप उठा करके देखिए, पंजाब से लेकर के आप बंगाल तक चले जाइए और 90% जो आज इरिगेशन हो रहा है वो जनरेटर डीजल सेट से हो रहा है। तो हमारी जो वो डीजल सेट इकोनॉमी बन गई हमारी, डीजल सेट। और वो डीजल कहां से आता है? वो इंपोर्ट होता है। 73% जो तेल है हम आयात करते हैं। पिछले साल हमने $100 बिलियन रफली जो भारत का जीडीपी है उसका 9% सिर्फ तेल आयात करने में खर्च कर दिया। तो दूसरी तरफ कोल की जहां तक बात है, हम ये मान के बैठे हुए हैं खासतौर से हमारे पॉलिटिशियन कि हमारे पास तेल के भारी भंडार हैं। हकीकत ऐसी नहीं है। जो हमारे पास कोयला है भी उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। जिस तरह के एग्रीमेंट हमने कोपेनहेगन में दस्तखत करने को हम राजी हो गए, उसके बाद जो थोड़ा बहुत कोयला वो भी यूज नहीं कर पाएंगे। और क्लीन कोल टेक्नोलॉजी जो है उसको विकसित करने में ढंग से अफोर्डेबल प्राइस पर भी कम से कम 10 साल और लगेंगे। तो कुल मिलाकर के हमारे पास विकल्प क्या बचते हैं? 3। अगर जिसकी मैं देखिए, पहला बचता है कि हाइड्रोकार्बन यानी तेल वगैरह जो है, गैस वगैरह, इसको जो इसके अंदर जितना काम होना चाहिए हमारे यहां नहीं हो रहा। अब गैस बेस्ड पावर प्लांट बना लीजिए, गैस कहां से आएगी? सबसे बड़ा मुद्दा है। खाली एक D6 से अगर गैस रिलीज भी हो जाती है रिलायंस से, तो क्या उसे पूरा देश जो है पावर जनरेट कर पाएगा? जो हमने पाइपलाइन बनानी थी ईरान वगैरह से तुर्कमेनिस्तान में, वो अमेरिका के दबाव में आकर के आज बना नहीं पा रहे आप। दूसरा मुद्दा आता है न्यूक्लियर प्लांट उसका। न्यूक्लियर का हमने इतनी भारी बहस हुई, सरकार ने अपना अस्तित्व दांव पे लगा दिया। हमें लगा कि शायद कल से न्यूक्लियर पावर आना शुरू हो जाएगी। अभी तक उसमें कुछ काम तो शुरू हुआ नहीं है। अच्छा, तीसरा आप जो आते हैं वो आते हैं विकल्प पे, ऑल्टरनेटिव्स पे। ऑल्टरनेटिव्स जो है पूरी दुनिया में जितनी भी एनर्जी उत्पादन जितना भी होता है, उसका पूरी दुनिया में अभी जो विकल्प का जो शेयर है वो सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। और भारत में अगर आप उसको लेकर के आते हैं 1% से थोड़ा ज्यादा है। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर के देखें जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव भारत के पास सस्टेनेबल है वो है सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा के लिए जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमको चाहिए, जिस तरह की नीति हमको चाहिए, ना तो टेक्नोलॉजी भी आज की तारीख में उपलब्ध है और ना ही वो नीतियां उपलब्ध हैं। बिल्कुल। आपकी आपने रिसर्च भी की, इसके बाद नई आपकी रिपोर्ट भी आई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि 2007 में हमारी जो पर कैपिटा कंजम्पशन था वो 704 था और वो उससे बढ़ करके 1000 हो जाएगा 2011-12 में। जिस तरह के आंकड़े उससे साफ दिखाई दे रहा है कि अगर प्रोडक्शन, अगर हमारा इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो 11% की हम बात कर रहे हैं, 12% की बात कर रहे हैं, तो वो वहीं से आएगा। और 2031 में 2500 हो जाएगा, जो कि एक अच्छी इकोनॉमी के बराबर पहुंचने वाली स्थिति है। अच्छी इकोनॉमी नहीं हुई अभी तक। तो इस हिसाब से तो ये आंकड़े जो आपके हैं और जो आंकड़े सरकार के ग्रोथ के हैं या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हैं, वो तो हो ही नहीं पाएंगे। क्या ये मिसमैच है? नहीं, मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा बताता हूं जो धौल साहब ने पहले कही। सबसे पहले तो इस देश में देखिए, कोई चीज, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, हम उसको प्लेंटी में नहीं करेंगे तब तक हम कोई अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको मोबाइल भी कैसे सर्विसेज मिली, जो हम एग्जांपल ने, जब तक आप प्लेंटी नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं लाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। तो सरकार ही सब कुछ करेगी, ये मैं एकदम मिथ मानता हूं। सबसे बड़ी मिथ है इस कंट्री की, इसको तोड़ दीजिए। सरकार सारा कुछ नहीं करेगी। अब मुझसे कुछ क्रिटिक्स पूछते हैं कि भाई चाइना में क्या हुआ। चाइना ने 6 कंपनियों को तैयार किया जो मशीनरी बना सकती है। उनकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी जो बनाने की है आज 75,000 से 80,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। आज हमारे यहाँ केवल 1 BHEL है। अब सरकार ने कुछ काम किया, ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं किया। सरकार ने अभी 5 कंपनियों को लाइसेंस दिया हुआ है, ये सारे जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं। तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम चाइनीज का लें। अब जैसे एक फिगर थी, धौल साहब की फिगर को मैं बोलना चाहता हूं कि भाई ये वीजा नहीं दे रहे, ये तो यार चाइना वाले हमको तो एक छोटा पोटैटो समझते हैं। वो अरुणाचल को रोज दबा देते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। तो जब तक हम इस चीज को नहीं समझे कि अरुणाचल के अंदर 1.5 लाख मेगावाट बिजली पड़ी हुई है और इंडिया का मेरे ख्याल से 30% पानी का स्रोत पड़ा हुआ है और इसके पीछे चाइना लगा हुआ है, इंडिया के पीछे नहीं लगा हुआ। वो उसकी अपनी परेशानी है और इसको हम टैकल नहीं करें डिप्लोमेटिकली और मिलिट्रीली भी हमको कुछ मैसेज देना पड़ेगा, चाहे हम कुछ नहीं करें। तो देश को एकदम बड़े विकल्प पे सोचना पड़ेगा। विकल्प यह है कि हाइड्रो पावर डेवलपमेंट कहां गया। आपने भाखरा नंगल डैम डेवलप किया, उससे पंजाब, हरियाणा इसका फायदा हुआ। अब हमने इसको कैसे खत्म किया मैं आपको बता रहा हूं। इतने सारे क्रिटिक्स सामने खड़े हो गए, भाई जमीन चली जाती है लोगों की। पूरा नर्मदा पे इतना बड़ा आंदोलन। अब जमीन तो यार थर्मल में भी गई है। मैं 7 दिन रह के आया सिंगरौली में, जहां पर इस देश में 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी बनेगी एक डिस्ट्रिक्ट में। आप इमेजिन करिए, कोयले का डिस्ट्रिक्ट है, सारा पिटहेड स्टेशन है, एक ही डिस्ट्रिक्ट पावर कैपिटल ऑफ इंडिया बन रहा है।
सिंगरौली। लेकिन एक्सेस रोड मायावती जी की गवर्नमेंट से लेके वहां तक जाएं तो एक्सेस रोड आप जो 2.5 घंटा मैं मुंबई पुणे हाईवे में चला जाता हूं, वो मैं 7.5 घंटा किलर हाईवे पे जाता हूं। कोई भी मेरे को मार सकता है, सामने वाली गाड़ी मेरे को खाई में फेंक सकती है। और एमपी की तरफ से आ जाइए आप रीवा से वहां पहुंचने के लिए, तो उसमें आपको और घंटे लग जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की परिस्थिति तो यह है कि आप कोई चीज मूव ही नहीं कर सकते। और वहां चाइना वालों के टरबाइन आ रहे हैं, बॉयलर आ रहे हैं, वो जाएंगे कैसे वहां? अब यहां एक प्रोजेक्ट थोड़ी है। अब देखिए वहां पर 4000 मेगावाट तो ऑलरेडी एनटीपीसी ऑपरेट करता है। रिलायंस का शासन वहां से 30-40 किलोमीटर दूर है, वो 4000 मेगावाट बना रहा है। और मेरे ख्याल से 15 प्राइवेट कंपनियां वहां पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहुंच गई हैं। तो अभी तक एमपी और यूपी से सड़क बनाने की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल, एक मिनट यहाँ पर, बिल्कुल। अब देखिए ये मुद्दा जो है ये बड़ा दिलचस्प हो गया। ये हो गया है कि अगर आपको विकास चाहिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चाहिए, तो आपको पावर चाहिए। लेकिन पावर बनाने के लिए भी आपको पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और विकास चाहिए। अभी कुछ देर में जब हाजिर होते हैं तो हम ये बात करेंगे कि क्या इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है वो इस जिम्मेदारी को निभा सकता है और प्राइवेट सेक्टर की क्या जरूरत है, चाहे वो रेलवे के वैगन्स हो जो आपने बात कही, या वो सड़क हो जो आपने बात कही, और या वो नई टेक्नोलॉजी हो अल्टरनेट पावर जनरेशन के लिए। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मनी बात। मणिमंत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं देश के ऊर्जा सेक्टर के बारे में, एनर्जी सेक्टर के बारे में, ऊर्जा उद्योग के बारे में। और ऊर्जा उद्योग जो है अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा तो आने वाले इस दशक में हिंदुस्तान में कई समस्याएं आ सकती हैं। सिर्फ विकास की समस्या नहीं है, इसके साथ में लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार देने की समस्या है जो कि जुड़ी हुई है हमारे विकास के साथ में, वो हमारे सामने आ सकती हैं। अभी तक जिस तरह के हालात हैं, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, सरकार का कहना है कि वो 11वें प्लान में अपने टारगेट्स जो है वो नहीं कर सकती, उसके लिए प्राइवेट जो है प्रोडक्शन उसकी जरूरत पड़ेगी। आपकी मैं रिसर्च देख रहा था, उसमें बहुत बढ़िया चीज सामने आई है और वो ये आई है कि 2000 अगर हम ट्रेंड्स देखें ग्लोबल, तो कोल से 38% तो 1973 में पावर जनरेट होती थी ग्लोबली, वो बढ़ के 41% हुई है, लेकिन हिंदुस्तान में वो 54% है। ऑयल से देखें तो 24% होती थी 1973 में, जब तेल के दाम बहुत कम हुआ करते थे। तेल के दाम बढ़ने लगे हैं, वो सिर्फ 5.5% रह गई है अब ग्लोबली। हमारे यहाँ सिर्फ 1% रह गई, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कैप्टिव जो चीजें। गैस 12% हुआ करती थी, बढ़ के 20% हो गई है। पूरी दुनिया को ये मालूम पड़ गया कि गैस जो है वो अच्छा स्रोत है बनाने का, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 10% है। न्यूक्लियर 3.3% से बढ़ के वो 13% हो गई है, हमारे यहाँ पर अभी 3% के आसपास है। और 9th और हम प्लान की बात करें आने वाले की, तो सिर्फ 4% होगी। आप ये समझ सकते हैं। हाइड्रो जो है वो 21% से घट कर 15% हो गई है, बावजूद इसके कि ब्राजील और चीन में बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, और हमारे यहाँ वो अभी भी 24% है। अल्टरनेट जो है वो आपने बताया कि वो 1%, 2% के आसपास उसमें होते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो आने वाली है वो ये आने वाली है प्राइसिंग की। अगर प्राइवेट कोई प्लेयर आता है तो वो घोड़ा जो है वो घास से दोस्ती तो करेगा नहीं, वो चाहेगा पैसा। क्या आपको लगता है कि ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है जिसकी वजह से ये जो मिक्स है ये गड़बड़ हो रहा है? देखिए, इसमें हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में पब्लिक गुड वर्सेस प्राइवेट प्रॉफिट का जो मुद्दा है, जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं या आएंगे तो ये हमेशा बैलेंस की बात होती है। इसमें जो आपने फिगर्स रिलेट किए, मैं एक्सेप्ट करता हूं आपने जो फिगर्स किए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इतना पेसिमिस्टिक नहीं हूं। आज की ऐसी परिस्थिति है कि हर कॉर्पोरेट हाउस पावर सेक्टर में या तो घुस चुका है या घुस रहा है या घुसना चाहता है, और बाहर से कम हमें तो हफ्ते में 2 या 4 सीरियस प्रपोजल्स आती हैं कि भाई हमें पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है हिंदुस्तान में। तो जहां तक रहा निवेश का सवाल, वो तो सॉर्ट आउट हो रहा है। परसेप्शन का जहां तक सवाल है, एवरीबॉडी नोज के पावर के बिना गाड़ी आगे चलने वाली नहीं है। अब आ जाइए आप प्राइसिंग पे। प्राइसिंग में सिचुएशन ये है कि गुड़गांव में या कोई रूरल एरिया में, जैसे आपने कहा डीजी सेट्स पे लोग 14 रुपए 15 रुपए की बिजली का फीस दे रहे हैं, लेकिन होलसेल प्राइस बिजली की 1.5 या 2 रुपए है। इधर एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है
ये अपॉर्चुनिटी को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये प्राइवेट सेक्टर कैसे यूटिलाइज करेगा, इसके लिए हमें रेगुलेटरी कमीशंस के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज जिनको हम 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए बिजली दे रहे हैं, क्यों हम 14 रुपए 15 रुपए उपभोक्ता से उठाएं। ये सवाल नंबर 1 आता है। नंबर 2 क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ने और रेगुलेटरी कमीशन ने बहुत काम किया है। हमने इनको क्लोजली 15 सालों से हम वॉच कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आने के बाद बहुत सी अपॉर्चुनिटीज आई, जैसे उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर का अब रोल बन गया है, तो प्राइवेट सेक्टर पावर में कहीं नहीं जाता। और मेरे हिसाब से आपने चाइना का जिक्र किया, प्लीज ये नोट करें कि हमारी पूरी कैपेसिटी आज 1.5 लाख मेगावाट के आसपास है। चाइना हर साल 1 लाख मेगावाट लगा रहा है और आज की उनकी कैपेसिटी 9 लाख मेगावाट हो गई है। 1947 में हमारी तकरीबन उतनी 1300-1400 मेगावाट दोनों इंडिया चाइना की एक थी। अब सवाल ये उठता है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है, वो है ये क्लाइमेट चेंज जो साहब ने बताया। क्लाइमेट चेंज का चक्कर ये होने वाला है कि आप आज की बात कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें ना करें, कोल से करें गैस से करें, मैं कह रहा हूं आप जैसे मर्जी करो, नेशनल प्रायोरिटी बना के इन्वेस्टमेंट करके अपनी कैपेसिटी लगा लो, क्योंकि बाद में आपको लगाने नहीं देगा कोई, क्योंकि आपकी इमिशंस की कैप आने वाली है। जैसे आपकी ये बिल्कुल सही बात। और यहां पर अगर हम देखें और न्यूक्लियर वाली जो बात करें, तो खुद आंकड़े आपके कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जो है 2030 में अगर लो लेवल लेते हैं तो 20,000 मेगावाट और हाई लेते हैं तो 70,000 मेगावाट। बिल्कुल। तो इसका मतलब हम तो जा ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि 2030 में तो हमारी जो कुल जरूरत होगी देश की वो 3 लाख से भी ऊपर पहुंचेगी। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर को हम इमीडिएट आंसर माने, ये हमारी गलती है। न्यूक्लियर एक फ्यूचर के लिए किया गया है और मैं बड़ा प्रो न्यूक्लियर हूं इस मामले में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मतलब पूरा अगर आप सौर ऊर्जा के बारे में बात करें, इसको समझना बड़ा जरूरी है व्यूअर्स के लिए आपके। सौर ऊर्जा जो है वो हाइड्रोजन की इकोनॉमी है एक तरह की, मतलब जो सोलर में हो रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन, वही रिएक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट का हम लैंड में लाना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी उस लेवल पे जा रही है। अब इसको 40 साल लगेंगे, 30-40 साल, लेकिन शुरुआत तो आपको आज करनी पड़ेगी। तो हमने ये सिनेरियो इसलिए बताया कि 20,000 मेगावाट अगर इंडिया कंजर्वेटिव जाए तो 20,000 मेगावाट अपने लगा लेगा और वो टेक्नोलॉजी एक्वायर कर लेगा, जो कि आज ये न्यूक्लियर डील के कारण हो पाया है कि हमको ये टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर हम और लकी हुए तो हम ज्यादा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर जैतपुर का न्यूक्लियर पावर प्लांट आ जाए महाराष्ट्र के अंदर, वो एक ही पावर प्लांट 10,000 मेगावाट का है, तो ये एकदम से बोलना कि भाई न्यूक्लियर नहीं आएगा, तो हम थोड़े से, मैं इसको थोड़ा क्रिटिकली देखूंगा कि हम बड़े जल्दी में, हम कोयले के लिए 7-7 साल 8-8 साल रुकते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट को 5 साल लगते हैं, 6 साल लगते हैं, वो भी बन जाता है टाइम पे। और इसमें ये पोल्यूशन का चक्कर नहीं है, कार्बन एमिशन का चक्कर नहीं है, और हम न्यूक्लियर को एक रिन्यूएबल एनर्जी मानते हैं। मैं और मेरा ग्रुप इसको रिन्यूएबल मानता है, क्योंकि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जितना फ्यूल का अंदर, मतलब जितना ईंधन अंदर जाता है उससे ज्यादा ईंधन की उत्पादन होती है। टेक्नोलॉजी इस तरफ गई है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं सोलर की, आपके जो 70% जो लोग हैं आज भी गांव में रहते हैं, 65% लोग, और वो कंज्यूम करते हैं केवल आपकी 15% इलेक्ट्रिसिटी। रोज आप उसको फोकट फ्री बिजली बोलते हैं, फ्री बिजली आती नहीं 16-16 घंटे। मैं बोलता हूं नेशनल सोलर मिशन में सीधा का सीधा आप जाके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाइए, कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, कोई फ्यूल नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, एक बार लगा दीजिए और उनको खुश कर दीजिए। 70% पॉपुलेशन आपकी एक लैंप और क्या बोलते हैं एक फैन पे चल पड़ेगी। इसको आप चेंज करिए, आप रोज फ्री मत बोलिए। ये हाँ। इतना सब आसान नहीं है। फास्ट ब्रीडर टेक्नोलॉजी अभी उसका कॉमर्शलाइजेशन होने में समय लगेगा। दूसरी बात, इंडिया में 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहे हैं। नहीं देखिए अभी, लेकिन उसको टाइम लगेगा, बजाय किसी स्केल पे आने पर उसको समय लगेगा। मुझे लगता है कि जहां तक चीन की तुलना की बात है, हमको नहीं करनी चाहिए चीन से तुलना, क्योंकि वो टोटलिटेरियन रिजीम है, उनका जो सारा कुछ जो है सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। मेरा मानना है जिस हिसाब से हमारी जरूरत बढ़ रही है, जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, जिस हिसाब से ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो मिडिल क्लास की तरफ जा रहे हैं और विकास हो रहा है, हमारे यहाँ जो मॉडल हमको फॉलो करना पड़ेगा वो हमको अपना मॉडल विकसित करना पड़ेगा। अमेरिका का मॉडल या ब्राजील का मॉडल या चीन का मॉडल इस देश में काम नहीं करेगा। वो हमको दादरी में मालूम पड़ गया कि वहां पर यहाँ काम नहीं करेगा। हिंदुस्तान में जो वो हिंदुस्तान के हिसाब से पंकज यहाँ पे अगर हम खाली सोचते हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर, तो ठीक है, हमारे जैसे लोग एफ्लुएंट लोग जो हैं उनका तो भला हो जाएगा, लेकिन 70% लोग देश की उससे बाहर हो जाएंगे। हमारे देश में हमको जो सबसे पहले के पूरा ऊर्जा जो क्षेत्र है
उसमें सोच से लेकर के, प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक हमको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, उसका विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। उसकी योजनाएं जो हैं वो दिल्ली में बैठ के नहीं खाली बन सकती। हमको पटना, लखनऊ, भोपाल, चेन्नई, उनको भी उतना ही सशक्त करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि देश में ऊर्जा आम आदमी तक पहुंचे और जो ऊर्जा की गरीबी है, एनर्जी पॉवर्टी देश में है, उसको हम खत्म कर पाए, तो हमको एक जो सोच है वो नई लानी पड़ेगी। वो ये है कि इस विकेंद्रीकरण हमको पंचायत लेवल तक करना पड़ेगा। मतलब पंचायत जो है, अगर पंचायतों को साथ में आके अपने पावर प्लांट लगाएं, अपनी कीमत तय करें, अपना डिस्ट्रीब्यूशन करें और दिल्ली या लखनऊ को उससे कुछ लेना देना ना हो। अगर हम ऐसी सोच नहीं ला पाएंगे, जी हां हम बिजली का उत्पादन करेंगे, जी हां हम चीन से तुलना भी कर पाएंगे, लेकिन 70% भारतीय उसके बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, अभी ये बड़ा जो है, और आम आदमी और इंक्लूसिव समायोजित विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और यूपीए सरकार, इस बात बहुत उनका जोर है। क्या ये आने वाले दिनों में मॉडल हो सकता है? और मॉडल जो है वो क्या विकेंद्रीकरण, फेडरलिज्म उसका हो सकता है उस मुल्क में जहां पर अगर आप देखें तो हर 10 साल में एक नए राज्य बनने की मांग जो है वो उठने लगती है। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं। मनी मंत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं देश के ऊर्जा उद्योग के बारे में। एनर्जी सेक्टर जो कि देश की रीढ़ की हड्डी है, जो कि हर तरह के विकास के लिए जरूरी है, और उसमें ये बात नरेंद्र तलेजा ने की कि इसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक तरफ हमारे समस्या ये है कि सरकारें जो हैं वो निर्णय नहीं ले पा रही हैं, जिनकी वजह से तमाम बड़े जो प्लान्स हैं वो दूर दूसरित हो रहे हैं। इस समय हालात ये है कि हम उत्तर प्रदेश को उठाकर अगर देखें तो वहां पर एक पूरा प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहा है दादरी के, उसके पीछे कह रहे हैं कि वहां की सरकार भी शामिल है। दूसरी ओर सबसे ज्यादा डेफिशिएंट, अगर एनर्जी डेफिशिएंट स्टेट है तो बिहार के बाद में वो उत्तर प्रदेश का उसमें नंबर आता है। तो क्या विकेंद्रीकरण इसका हल है या बड़ी केंद्रीय योजना है उसका हल है? देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि दिल्ली में बैठ के इसका हल नहीं निकाला जा सकता, लेकिन दिल्ली में बैठ के इसकी पॉलिसी और इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है। हमने एक प्रयास किया है कि हम एक डिसेंट्रलाइज्ड पावर प्लांट लोकल एग्रोवेस्ट पंचायत राज के अंदर लगाएं। हमने क्या देखा कि वहां पे जैसे ही आप पावर प्लांट लगाने की बात करते हैं, आप 1 ही मेगावाट का लगाएं, 2 का लगाएं, चाहे सोलर हो या कुछ भी हो, जैसे ही आप पावर एक्सपोर्ट की बात करते हैं वहां की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का केस आ जाता है। वो कहती है हम आपको एक्सपोर्ट करने नहीं देंगे। आप कहते हैं अच्छा चलो हम आपके कस्टमर को बेचेंगे, बोले मैं 42.2 का सरचार्ज लगाऊंगा, यानी कि मैं आपको 1 रुपए 2 रुपए टैक्स लगाऊंगा कि आपने मेरा कस्टमर क्यों लिया, जैसे टेलीकॉम में एक्सेस डेफिसिट चार्ज जो भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी का होता है। फिर आप कहते हैं कि चलिए साहब हम ऐसा करते हैं कि हम पंचायत के थ्रू एक आइसोलेटेड ऑफ ग्रिड सिस्टम करते हैं। आप वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो मतलब कि जब तक आप इसको सही तरीके से पॉलिसी बना करके, रेगुलेशन बना करके डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की तरफ मूव नहीं करते, ये सब चीजें सरफेस पे चल रही हैं। 200 घर का एक गांव है, मैं मोटी सी बात बता रहा हूं, 200 घर का एक गांव है जिसको कि कितनी बिजली चाहिए होगी, वो ये चाहते हैं कि हम एक सोलर पैनल लगा करके अपने लिए लगा लेते हैं। सर ऐसा है, हम ये बात कहना चाहते हैं कि आज का गांव कल का शहर, प्लानिंग आपकी गलत है। आप एक लाइट एक पंखे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं जो मेरे को दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है मुझे गांव में मिलना चाहिए। मुझे दिल्ली आने की क्या जरूरत है? वरना आपका कनेक्ट नहीं करेगा, एग्रीकल्चर कनेक्ट नहीं करेगा, आपकी इकोनॉमी नहीं कनेक्ट करेगी। तो जो मैं ये कह रहा हूं कि आप वहां पे ऐसा मत सोचिए, आप सोचिए कि 24/7 मुझे बिजली देनी है इधर। अब आप बात की बैकवर्ड कैलकुलेशन करिए कैसे करेंगे आप। अब सवाल ये उठता है कि आपको लगाने कौन देगा? जमीन नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल नहीं, बिजली की वायर को कनेक्टिविटी नहीं, अब अपनी वायर डालना चाहे तब भी नहीं, तो कैसे करेंगे? कैसे? इसके लिए सब फास्ट ट्रैक पॉलिसी रिफॉर्म्स होना ये चाहिए, फास्ट ट्रैक पॉलिसी रिफॉर्म्स करके, और इसका विकेंद्रीकरण पॉलिसी की भी बात है। जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स को जो है उनको भी, अब जैसे नेशनल सोलर मिशन अभी लॉन्च हुआ पिछले 2 हफ्ते पहले, अब उसका सारा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ।
मेरा ये मानना है जब बात राजस्थान की हो रही है, राजस्थान में जो है सिलिकॉन वैली की तर्ज पे जो है एक सोलार पावर वैली की बात हो रही, तो वहां जाके उसको उद्घाटन करिए। मेरा सिर्फ देखिए, नहीं मेरा एक सेकंड नहीं मेरा सिर्फ ये पॉइंट है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखती है, जिसमें हम पावर देखिए, भारत जैसा देश आने वाले समय में हमारी रिक्वायरमेंट होने वाली है 1 मिलियन मेगावाट। आज हम 1.5 लाख मेगावाट बिजली बनाते हैं। लोगों का कहना है, कितना सच है कितना झूठ मैं नहीं कह सकता, लोगों का कहना है 1.5 लाख में से एक्चुअली जो बिजली बनती है, जिसकी खपत होती है, वो सिर्फ 1,10,000 मेगावाट है। 1.1 बिलियन लोगों के लिए 1,10,000 मेगावाट। अब तो मुझे लगता है कि ये बात तय है कि जो सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी है वो नाकामयाब हो चुकी है। हमको जो पॉलिसी स्तर पे भी उसका विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। अगर हम विकेंद्रीकरण उसका नहीं कर पाते हैं, अब बात ये जो आपने बिल्कुल सही बात कही, मेरा ये सिर्फ कहना है कि फास्ट ट्रैक पॉलिसी रिफॉर्म्स लाके 1-1.5 साल के अंदर डिफरेंट स्टेट्स में अपनी रेगुलेटरी बॉडी भी बननी चाहिए। उसके अलावा यह हमको डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकरण इस हद तक कर देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो वैकल्पिक ऊर्जा है, खासतौर से सोलर में रेगुलेटरी बॉडीज हैं, नहीं वो कमजोर है, उनको हमको सशक्त बनाना है। ये पूरा डिस्कशन गलत तरफ जा रहा है। मैं ये बिल्कुल चैलेंज करना चाहता हूं। नहीं, एक मिनट सुनिए, विकेंद्रीकरण की बात हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं आज। विकेंद्रीकरण से पहले आप जो सेंट्रल पॉलिसी डायरेक्टिव है, क्या वो स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किया है? क्या रेगुलेटरी कमीशंस आपकी एक्टिव हो गई हैं? क्या वो रेगुलेटरी कमीशंस आपके लिए काम कर रही हैं? क्या स्टेट गवर्नमेंट किसी प्राइवेट प्लांट को, जैसे इन्होंने बताया, दूसरे आप समझिए राजस्थान से या किसी और स्टेट से आप या सदर्न स्टेट से किसी और स्टेट में पावर भेजना चाहते हैं, क्या इस पे टैक्सेशन लगता है कि नहीं लगता है? अभी भी ये बातें, ये मुद्दे अभी भी वही हैं। मैं इनको प्रैक्टिकली बोल रहे हैं, मैं इनको बिल्कुल इस बात को मैं अभी बताना चाहता हूँ, गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। रास्ता शूटिंग द मैसेंजर हियर। क्या है कि रास्ता ये है कि जो इन्होंने कहा कि 24/7 हमारे गांव में बिजली होनी चाहिए। नहीं, ये रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, ये ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें आज सारे स्टेट बटे हुए हैं, सारा कुछ बट जाएगा। सेंट्रलाइज जो पॉलिसी इनिशिएटिव है, स्टेट्स ने माना नहीं है, सारी स्टेट्स की फेलियर है। देखिए 2 मिनट रुकिए, सेंट्रल पॉलिसी अभी आप कौन सा स्टेट मानना है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए प्राइवेट स्टेट में अपना अलग उनकी प्राइसिंग है, हर एक स्टेट में उनका अलग रेगुलेटरी बोर्ड है। देखिए इसमें एक बड़ी सीधी बात तक ले जाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। देखिए पंचायत के पास आप लेके जाना चाहते हैं, तो मैंने आपको प्लान बताया कि अगर उनकी 15% पावर है, उसको पहले सेटिस्फाई करिए। 70% आदमी को रोड पे मत आने दीजिए, आप उसको बिजली डाल के दीजिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप नरेगा को, मेरे पास एक प्लान है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, उसको कनेक्ट करिए और सोलर को कनेक्ट करिए। सारा का सारा गांव आपका नहीं, एक मिनट समय लगेगा। नहीं, समय नहीं, मैं ये बता रहा हूं, ये समय मानता नहीं हूं मैं आपको, ये समय बहुत देर हो गया है। ये हम यंग जनरेशन वाले, ये आपकी बातों को हम सुनने वाले नहीं है। मेरे साथ बहुत लोग हैं, मैं यंग जनरेशन वाले भी बैठे हुए, इनसे मैं आपको बोल रहा हूं कि ये बुढ़ाइयों वाला पॉलिसी जो है ना, हम हमेशा भागते नहीं है, चाइना से कंपेयर नहीं करेंगे, ये भी मानता नहीं हूं। चाइना अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, अर्जेंटीना मिलकर इतना बड़ा इताइपू 12,500 मेगावाट का कैसे चला रहे हैं? तो ये क्या डिफीटिस्ट एटीट्यूड है? हम रेस नहीं भागना चाहते हैं इस देश में। अगर 10 सेकंड में अगर मैं 100 मीटर की रेस करनी, हम भागना नहीं चाहते हैं। इसको छोड़िए, आप करिए प्रैक्टिकल रेस भागना चाहते हैं, लेकिन हम उसी की बात है, हम भागना नहीं, हम जीतना चाहते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी से नहीं, चाइना की तरह की जो सेंट्रलाइज पॉलिसी है नहीं फॉलो करना चाहते, बिल्कुल नहीं होगा। वो डिक्टेटरशिप है। आप खुद बोल रहे हैं कि आप खुद बोल रहे हैं 1 लाख मेगावाट चाहिए, और आप बात कर रहे हैं कि 100 मेगावाट, 200 मेगावाट की बातों को मिला के मैं एक कहता हूं। हाँ जी, आप ये देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर को आपने आगे आने दिया है, जब भी प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट चाहिए तो आप उसका प्रॉफिट दबा देते हैं। ये भी गलत बात है ना। सुनिए तो सही, अब आप दबा देते हैं। जैसे आप देखिए प्राइवेटाइजेशन दिल्ली में हुआ या जहां भी हो रहा है, जैसे ही थोड़ा सा प्रॉफिट आता है उसको दबा देते हैं। कहते हैं हम टैरिफ इंक्रीज नहीं देंगे क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस हैं या इलेक्शन होने वाला है या कुछ है, उपभोक्ता को इंक्रीज। अरे भाई, उपभोक्ता को अगर आप इंक्रीज नहीं करने देंगे, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ट्रांसफार्मर्स फेल होने शुरू हो जाएंगे, आगे चल के आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। लेकिन ये माइंडसेट जो है, इसको आप, उन्होंने सही कहा कि भाई स्टेट लेवल पे भी ये माइंडसेट को कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो देयरफॉर माय सबमिशन इज कि एक कंसेंसस बनाना पड़ेगा जहां पे इमीडिएटली डिसेंट्रलाइज हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आने के बाद इट इज गोइंग टू द पंचायत। एंड एक लास्ट पॉइंट जो आपने कहा कि सब पंचायत को इन्वॉल्व करिए। पंचायत का प्रॉब्लम यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली 74 या 75th अमेंडमेंट में भूल रहा हूं, उसमें स्टेट को नोटिफाई करना है कि कौन से आइटम्स में पंचायत इन्वॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो ये मतलब इट्स अ सेंटर स्टेट इशू। इसकी वजह हम कहते हैं भैया सेंटर स्टेट आप लड़ते रहो, हमें बिजली दे दो,
और जो है डिसेंट्रलाइज आप लगा दो, रूल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जो गया। रिफॉर्म्स की आवश्यकता है संविधान में या स्टेट सेंट्रल रिलेशनशिप में, वो हमको करने चाहिए। देखिए अभी जैसे प्रधानमंत्री की उन दिनों जो बात हुई, ये उन्होंने जब नेशनल सोलर मिशन के बारे में बात हुई, मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर वैकल्पिक ऊर्जा जो खासतौर से सौर ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और उसके अंदर जो यूनिट है वो हमको, अगर हम ये चाहेंगे कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, काफी उसमें विकेंद्रीकरण हो जाएगा। छोटा सवाल तो इनका रोल काफी, मैं एक छोटा सवाल पूछता हूं सोलर पावर पे। सूरज रात को तो नहीं चमकता, दिन को चमकता है। दिन में आपको 12 घंटे की जगह 5 या 6 घंटे की पूरी मिलती है, पावर मिलती है। आप 1 मेगावाट का प्लांट लगाएं तो मतलब कि उसको आपको 25% से ज्यादा तो हो नहीं सकता। उसकी कॉस्ट बहुत हाई है, कॉस्ट ऊपर से हाई है। मैं ये मानता हूं आगे चल के इसका रोल बढ़ेगा, लेकिन आज की डेट में मुझे तो 24 घंटे बिजली चाहिए गांव में। सौर की बात हो रही है, वो हो रही है 2020 के आगे की जो बात भी हो रही है सर, हम डिस्प्यूट नहीं करते उसको, हम ये कहते हैं हमें बिजली चाहिए। अगर कैलिफोर्निया का भी उदाहरण उठा लेते हैं इस समय हम सौर ऊर्जा के बारे में, तो वहां पर जिस तरह की कॉस्ट आ रही है, अमेरिका वालों को प्रॉब्लम उसमें आ रही है। अगर बड़े स्केल पे करते हैं, छोटे स्केल पे आप किसी झोपड़ी के ऊपर एक लगा देंगे, उसमें कॉस्ट नहीं। पंकज, मैं बात कर रहा हूं उसकी, जो कि जिस हिसाब से विकास हो रहा है टेक्नोलॉजी में, जिस तरह की टेक्नोलॉजी होराइजन पे थोड़ा सा दिखने लगी है। क्योंकि देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं, ये एकदम अभी इसका सोल्यूशन एक दिन में होने वाला नहीं है। जो हम बात कर रहे हैं, भारी मात्रा में जो आवश्यकता आने वाली है, जिस हिसाब से जो ऊर्जा को उपलब्ध कराना है पूरे देश के अंदर, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। और वो अगर देखिए, पावर एक ऐसा सेक्टर है, पावर हर देश में 90% राजनीति होती है। एक बात बताएं, सूरज की रोशनी तो टेक्नोलॉजी को 24 घंटे नहीं करेगी ना। सूरज की रोशनी तो रात को नहीं आएगी। नहीं, तो टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन है। वो देखिए, पूरा विकल्प तो सौर ऊर्जा नहीं बन पाता है कभी भी। एक जवाब है करना चाहता हूँ सौर ऊर्जा के बारे में। जो धौल साहब के पॉइंट सही है, लेकिन उसमें एक गलती है कि स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो बैटरी है वो आज डेवलप नहीं हुई है। वो बेहतर होगी, हम ये बात कर रहे हैं तो बेहतर होगी। सौर ऊर्जा जरूर आगे जाएगा, वो बेहतर होगी, लेकिन सौर ऊर्जा से आप भिलाई का प्लांट नहीं चला सकते सर। मैं एक दूसरी समस्या सबसे बड़ी है कि जिस तरह की चीजें हमको चाहिए इस समय इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए, जिनकी हम बात कर रहे हैं कि हमको मिलियंस टन्स ऑफ स्टील चाहिए इस देश को बनाने के लिए, मिलियन टन्स ऑफ सीमेंट चाहिए इस देश को बनाने के लिए, और अगर सारे के सारे बच्चे देश के जो हैं स्कूल जाने वाले, वो एक रात को 2 घंटे पढ़ लेते हैं, तो हमारे पास में तो उतनी ऊर्जा नहीं है कि उनको हम बिजली दे सकें जिससे कि वो पढ़ सके। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं और इनसे ही बात करेंगे कि इनको क्या प्रॉब्लम आती है पढ़ाई के समय में। अभी कुछ देर में फिर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं मनी। नमस्कार, मनी मंत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मनी मंत्र में हम बात कर रहे हैं देश के ऊर्जा उद्योग, एनर्जी सेक्टर के बारे में, और हमारे साथ में है हरी धौल, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं IPPAI के, प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के, नरेंद्र तनेजा, ऊर्जा विशेषज्ञ, और प्रोफेसर AG अय्यर, एडिटर इन चीफ इनर्शिया जर्नल के। और तमाम सवाल आप लोगों से हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है वो सबकी जिंदगी को छूती है, और जैसे मैंने कहा कि सबसे ज्यादा उसकी किल्लत जो है उन लोगों को होती है जो पढ़ाई करते हैं रात को। क्या सवाल है आपको, बताइए। सर, पढ़ाई के अलावा एक प्रश्न था कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी हम सोलर लेके आएंगे या न्यूक्लियर लेके आएंगे, हम हमेशा टेक्नोलॉजी लाने की बात करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि इंडिया के R&D के क्या प्लान्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के? देखिए, जो हमारे यहाँ, अगर आप चाहे न्यूक्लियर में देख लीजिए, तो उसमें जो अभी काम हमारे यहाँ हो रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, वो काफी अच्छा काम हो रहा है न्यूक्लियर में। लेकिन सोलार के अंदर हमारे यहाँ जो काम हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए था उस मात्रा में नहीं हो रहा। अगर आप ऑयल एंड गैस सेक्टर में देखिए, जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है एनर्जी सेक्टर का, उसमें R&D की जहां तक प्रश्न है, सरकार कुछ भी कहे, आंकड़े कुछ भी कहे, हकीकत यह है कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ा बहुत हो रहा है लेकिन ज्यादा नहीं हो रहा। अगर आप उसमें आते हैं हाइड्रो पावर के अंदर, वहां जो कुल मिला के जो टेक्नोलॉजी का है, थोड़ा बहुत काम है, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है, अगर आप पूरे एनर्जी मिक्स में देखते हैं, जहां हमारे यहाँ काफी एडवांस और वर्ल्ड क्लास रिसर्च हो रही है, वो हो रही है न्यूक्लियर क्षेत्र में। उसके अलावा बाकी जहां जहां होना चाहिए, अब लगता है कि सौर ऊर्जा की तरफ जो है सरकार का ध्यान थोड़ा जा रहा है, तो शायद वहां कुछ हो। लेकिन जो काम है अभी न्यूक्लियर के अलावा, एक जितने बड़े स्तर पर काम होना चाहिए था, हमारी आवश्यकता, जिससे हम वो टेक्नोलॉजी विकसित कर दें उसकी कीमत कम हो, और जो भारत के जो जिस तरह के हालात हैं उसके अनुकूल हो, उसमें उतना काम हम नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए। आपको क्या सवाल है?
सर मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ। हाँ, कहाँ से आते हैं आप? सर मैं मणिपुर से हूँ। हाँ, कल मैं न्यूज़पेपर देख रहा था, तो उसमें एक अच्छा सा छोटा सा कार्टून होता है जिसमें एक आम जनता की बात दिखाई जाती है। उसमें दिखा रखा था कि गांव का एक क्या कह सकते हैं आप, व्यक्ति बैठा हुआ था हाथ जोड़ के, और एक पॉलिटिशियन खड़ा था साथ में। तो वो पॉलिटिशियन उसको कहता है कि देखो मैं आपको यहाँ बिजली नहीं दे रहा हूँ, इसके कई फ़ायदे हैं। आपको किसी तरह का ब्रेकडाउन नहीं होगा, आपको किसी तरह की लोड शेडिंग का प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा, आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। तो इस तरह की सोच हम लोगों की क्यों है और किस में कमी है? मतलब फ्रॉम गवर्नमेंट साइड व्हाट इज द रॉन्ग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर? व्हाई डू वी हैव फील लाइक दिस इफ ऑर्डिनरी पीपल? आई रियली अप्रिशिएट कि आप ये बात कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि इस देश में हमने ऐसा सिचुएशन बनाया कि हर चीज की कमी हो जाए। हम हर चीज को मतलब प्लेंटी में नहीं कर रहे थे। देखिए यही फर्क है हमारे में और यूरोपियन थिंकिंग में या अमेरिकन थिंकिंग में। जहां आप प्लेंटी कर सकते हैं, अब देखिए आपका शर्ट या कपड़ा आपको देना है, आज कपड़ा आप आराम से खरीद सकते हैं बड़े प्यार से। इसी तरह से आपको खाना है, फूड सिक्योरिटी भी अभी अब डेंजर में आ गई है, क्योंकि इस पिछले 2 साल में सरकार ने फूड के अंदर भी बहुत गलत काम किया है। तो हमें ये जो है ना, ये अननेसेसरली जहां पर पड़ा हुआ है हम उसको बोलते हैं नहीं। तो मैं इस चीज को मानता नहीं हूं। जी, ये कह रहे हैं 2 रुपए यूनिट की बिजली पड़ी हुई है, कोई लेने वाला नहीं है। बिल्कुल। रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए ऐसा है कि आप हिस्ट्री देखिए। अमेरिका में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना था 1800s में, उनके पास भी पैसे नहीं थे, उन्होंने बोरो किया, बोरो करके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, प्राइवेट सेक्टर से पैसे लिए, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट को निभाया। बिल्कुल। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम कहते तो हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए, लेकिन हम लिखित कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करते। सही है। हमारा प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है। तो अगर कोई निवेश करने को तैयार है, अब जैसे आपने मणिपुर की बात कही, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, इतना अच्छा पोटेंशियल है वहां पे। मैं किसी बंदे से पूछ रहा था मणिपुर और मिजोरम दोनों एरियाज में कि इंडस्ट्री कितनी है। वो मुझे तो ऐसे देखते हैं जैसे कि पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। मैं कभी 6 बजे शाम के बाद आप लोग क्या करते हैं वहां पे? कोई एंटरटेनमेंट है, सिनेमा घर है, ये है, कुछ नहीं है। तो मतलब कहने का ये है कि इतना लैक ऑफ डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है। तो आप अपने पॉलिटिशियन को बोलिए कि भाई साहब आपको पॉलिटिशियन रहना है तो हमें 24/7 बिजली ला के दीजिए, ताकि इंडस्ट्री लगे, इंसेंटिवाइज हो, जॉब्स हो, एम्प्लॉयमेंट हो। तो इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक बात, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमने इसको सोचा नहीं है, लेकिन ये बहुत सीरियस मुद्दा है। आज की डेट भी गैस जो है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं कि पावर सेक्टर में आएगी, वो भी सब जुडिस हो चुका है। लेकिन सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है उसमें कि गवर्नमेंट ने एक बेसिस पे मार्केट किया था नेल्प। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट को हम इसमें दोष नहीं दे सकते, ये भी मैं आपको बता दूं। बिल्कुल, इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने लिया है वो भी इक्वली दोषी है। प्राइवेट प्लेयर जो हिंदुस्तान में हो गया है, जैसे कि वो एक दाभोल जो है इतना बड़ा धब्बा लग गया है जी, कि उसकी वजह से प्राइवेट प्लेयर्स पे भी लोगों को बहुत ज्यादा भरोसा नहीं। देखिए सर, ऐसा है, धाबोल की जहां आपने बात करी, आप एनरॉन के साथ अमेरिका में क्या हुआ उसको जरा निकाल लें। आप ये देखें कि जिस कंपनी को आपने गारंटियां सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके 27 जगह में उसको एस्क्रो अकाउंट दिया हुआ था, 25-30 लेटर्स ऑफ क्रेडिट दी थी, स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दी थी, जब प्रॉब्लम आया उसको 1 रुपया नहीं मिला हिंदुस्तान में। वो बाहर जाके आर्बिट्रेशन करके अवार्ड लेके आया, तब तक वो कंपनी खत्म हो चुकी थी। फिर जो उसकी सक्सेसर कंपनी थी उसने पैसे लिए। लेकिन कहने का पॉइंट भी ये क्या बता रहा हूं, चाहे ढाबोल हो, चाहे आप हो या मैं हूं, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ मेजर इशू। सर अभी थोड़ी देर पहले जैसे आप लोग बात कर रहे थे तो कहा गया था कि हम अपना जो इकोनॉमी का मॉडल है वो चाइना या ब्राजील से कंपेयर नहीं कर सकते। तो सर जब तक कंपैरिजन नहीं होगा क्या हम उस स्केल पे अपने आप को ला पाएंगे? इट्स नहीं, देखिए जो आपने देखिए जो मैंने चर्चा करी थी उसका ये था कि हमारी जो ब्राजील हमसे बहुत छोटा देश है आबादी के हिसाब से, आकार में 3 गुना बड़ा हो सकता है, उनके जो संसाधन है वो भारत से बहुत ज्यादा है। चाइना जो है वो भारत से 3 गुना बड़ा है, उनकी आबादी भी अगर देखिए तो उनकी आबादी जो हमसे बराबर हो जाएगी, लेकिन आकार में 3 गुना बड़ा है। तो उनकी अर्थव्यवस्था भारत से 3 गुना बड़ी है। और दूसरी बात, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरी तरह से तानाशाही का है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भारत के अंदर अब हमको जो सिस्टम, खासतौर से ऊर्जा, ऐसे सॉल्यूशंस हमको वो ढूंढने पड़ेंगे जिसमें सोच हमारी अपनी हो, समाधान हमारे अपने हो। जैसे अभी बात हो रही थी नॉर्थ ईस्ट की, मणिपुर का प्रश्न आया। त्रिपुरा जो राज्य है, त्रिपुरा राज्य को यह कहा जाता है वो गैस पर फ्लोट कर रहा है, मतलब नेचुरल गैस वहां इतनी है कि सिर्फ अगर उस गैस का हम प्रयोग करें तो पूरा का पूरा ईस्टर्न इंडिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट को वहां से हम पावर सप्लाई कर सकते हैं। इतनी गैस सिर्फ एक राज्य में। जैसे आपने जिक्र किया अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है आल्सो फ्लोटिंग ऑन हाइड्रो पावर। तो इतने संसाधन हमारे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है कि पूरे देश की
पूरे देश की हम ऊर्जा जो है उसका समाधान ढूंढ सकते इसमें मैं हैं। एक लेकिन ऐड करना चाहता हूं। प्रश्न यहाँ पे सिर्फ देखिए बात यह है कि हमको चूंकि यहाँ पे वहां पे पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज बहुत इन्वॉल्व हैं, प्रश्न ये आता है कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसका कितना हिस्सा ऐसा है जिसको हम दिल्ली से ठीक तरह से गवर्न कर पाते हैं। वहां गवर्नेंस के इश्यूज हैं, जब तक वो सॉल्व नहीं होंगे तो ये मुद्दे नहीं हो पाएंगे। सर ये इसी में एक पॉइंट है, देखिए पूरी पॉलिसी का जो चेंज है, मैं इनसे कई जगहों में सहमत नहीं था, लेकिन एक जगह सहमत हूं, और वो एक ये है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन का आपका प्लान है सीरियसली, उसको आप देखिए, कोयले का जो बेल्ट है पूरा ईस्टर्न बेल्ट है, उसको वहीं पे कोल का बेस पावर प्रोड्यूस करने दीजिए और वहीं पे केजी बेसिन वहां पर है, वो गैस का, और आप वो बिजली को एक्सपोर्ट मत करिए, कोल को एक्सपोर्ट मत राजस्थान में करिए। सोलर है आपका, अलग अलग सब जगह है बिल्कुल, तो इनको इस तरह से लेके जाइए, बिल्कुल डिसेंट्रलाइज। मेरे विचार से हमें चाइना से कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें चाइना को सरपास करना चाहिए। सही है, हमारी सोच ही गलत, बिल्कुल सही बात। अभी सर ने बोला था कि हमारी 1 बिलियन करीबन जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो है करीबन। आई वांट टू से जो हमारी 1 बिलियन की पॉपुलेशन है, तो हम जो भी अपने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, हम आज की डेट में सारे या तो लिफाफे में यूज करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ, जो कि सारे एक डस्टबिन में जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आउट ऑफ इंडिया है, दैट इज इन अराउंड अमेरिका और इन यूरोप, आई डोंट नो, बट व्हाट दे हैव डन कि वो कबाड़ा इकट्ठा करता है, वेस्ट जो है वो उसको प्रॉपर $50 पर डे देते हैं फॉर ट्रक, जो वो देते हैं। फिर उससे जो उनकी बायोकेमिकल्स एनर्जी है, तो वो उससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और एक वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। दे आर गिविंग अराउंड इलेक्ट्रिसिटी 500 हाउसेज और मोर देन दैट आई थिंक। मैं आपको यहाँ बताऊं, 25 साल पहले मैं गया था जमुना के पास में, यहाँ पर एक वेस्ट का वो शुरू हुआ था, मैं उसके इनॉग्रेशन में गया था एज ए यंग रिपोर्टर, और वो उसने एक यूनिट भी मेरे ख्याल में अगर बनाया हो तो वो है, वो बंद पड़ा हुआ है वहां पर। समस्या हमारे यहाँ पर ये कि सब चीजें हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं, क्योंकि दिल्ली की वेस्ट, उन्होंने ये कहा कि 60% इसमें ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें आप जला नहीं सकते। देखिए इसमें मैं एक बिल्कुल रिवर्स मॉडल गुजरात की बता रहा हूँ, इनको सपोर्ट करने के लिए। गुजरात स्टेट के अंदर आज 15 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, शुरुआत हुई है, और ये पूरा सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा मिलके वेस्ट से, मतलब सीवेज वेस्ट जो स्लज होता है उसमें से मीथेन निकाल के उससे डीजल इंजन लगा के बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। तो इस देश में इसका 20,000 मेगावाट का इमीडिएट पोटेंशियल है, और मेरे हिसाब से 1 लाख मेगावाट हम पूरे देश में डिसेंट्रलाइज फैशन में, जो अब मैं डिसेंट्रलाइज की बात कर रहा हूं, इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये चीज पॉलिसी से खाली नहीं होगा, ये जब तक हमको मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे जो है, ठीक जब है, तक विकेंद्रीकरण सही नहीं सूरत करेंगे, की जो म्युनिसिपैलिटी है वो अपना अलग मॉडल लेके आएगी, और कानपुर अलग लेके आएगी, कोहिमा अलग यमुना लेके पार आएगी। की जो म्युनिसिपैलिटी है वो अपना अलग लेके आएगी। एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे नहीं, तब तक आगे नहीं आएंगे। So referring to his question and what the gentleman said कि we want to surpass China. So China जो है हमारा इंडिया में आके पावर ले रहा है. So are we taking any steps towards that competition? देखिए आई लाइक टू रिस्पॉन्ड। हाँ, आप देखिए, चाइना पावर नहीं ले रहा है, पावर इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, और वो इसलिए सप्लाई कर रहा है क्योंकि उसकी इक्विपमेंट चलती भी है और सस्ती भी है, तो उसका बेनिफिट आपको हो रहा है, आपको बिजली सस्ती मिलेगी। तो इस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट्स अ कंज्यूमर इशू। यू हैव टू डिसाइड कि अमेरिका से लेंगे तो आपको दोगुने दाम पे मिलेगा, जर्मनी से लेंगे 3 गुना मिलेगा। तो आपको जहां से सस्ती मिल रही है और अच्छी मिली, इसलिए लोग जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो पागल नहीं है कि वो चाइनीज इक्विपमेंट ऐसे ही खरीद रहे हैं। वो चलती भी है, अच्छी भी है, और क्या नाम है, सस्ती भी है। सर हेल्प से कंज्यूमर। एक सवाल है, देखिए चाइना के बारे में हम जितना भी अच्छा बोले, मैं तो धौल साहब जो बोल रहे हैं वो सच निकले ऐसा सोचता हूं, लेकिन मैं ये जो चिमनी गिरी है इसके अंदर की, मैं एक इंजीनियरिंग वाला आदमी हूं, मैं टरबाइन की डिजाइन इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि 26,000 मेगावाट जो चाइना के हमारे यहाँ सप्लाई हुए, ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी का मेजर मुद्दा बनने वाला है। और रिलायंस और जितनी प्राइवेट कंपनी ने चाइना को ऑर्डर दिया है, ये एक सवाल, ये एकदम सवाल के विषय बनेगा। इस चैनल में बोल रहा हूं मैं, और आपको बता रहा हूं, आज से हम इसी के ऊपर डिस्कशन एक दिन करेंगे। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की इस समय ऊर्जा को लेकर के जो समस्याएं हैं वो हमारी सामरिक जो क्षमता है उसके ऊपर भी असर डाल सकती हैं। तो अब तक तो सवाल ये होता था कि अगर हम किसी देश से युद्धक विमान खरीद रहे हैं या विमान वाहक पोत खरीद रहे हैं तो वो सिक्योरिटी का मामला होता था। अब ऊर्जा जो है वो भी सिक्योरिटी का मामला बनते जा रहा है। इतना इम्पोर्टेंट खुश न्यूज के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, भाई साहब आप चाइना को छोड़िए, आप टिम्बकटू से प्लांट लाइए, लेकिन मुझे सस्ती बिजली दे दीजिए। ये बात मोटी सी बात, ठीक है। जनता अंधा क्या चाहे, 2 आंखें,
ये मोटी सी बात है। और देश क्या चाहे, अगर बिजली। हमारी अर्थव्यवस्था विकसित नहीं होगी तो उसकी वजह मुख्य रूप से होगी ऊर्जा। अगर ऊर्जा हम नहीं कर पाएंगे तो हम इकोनॉमिकली वीक हो जाएंगे, इकोनॉमिकली वीक होंगे हम पॉलिटिकली वीक होंगे, पॉलिटिकली वीक होंगे हमको एक देश ने हमको चारों तरफ से पहले से ही घेर रखा है, फिर जो है हम इतने कमजोर पड़ चुके होंगे कि हम अपनी जो विदेश नीति हो चाहे वो आंतरिक नीति हो हम उसको सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। तो देश के भविष्य के लिए जरूरी है कि एनर्जी सिक्योरिटी और जो पावर है इनके ऊपर सरकार जो है तवज्जो दे और इतना ध्यान दे कि हम हर हालत के अंदर देश को जो है एक महाशक्ति जो भी हम बनाना चाहते हैं एक अच्छी शक्ति और एक खुशहाल मुल्क बना पाए। और आने वाले 10 साल में इस ऊर्जा में कितनी ऊर्जा आती है इस पर हमारा भविष्य निर्भर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आज मनी मंत्र में इतना है। थैंक यू सर।